नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने चुनावी वादे जनता के सामने रख दिए हैं। बीजेपी ने जहां अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया, तो कांग्रेस ने निभाएंगे हम नाम से घोषणा पत्र जारी किया। दोनों दलों के घोषणा पत्रों में कुल 9 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों दलों ने वादे किए हैं। आज हम उन सभी 9 मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना करेंगे और जानेंगे कि ये भी कोशिश की जाएगी कि किसके घोषणा पत्र में कितनी ताकत है, कितना दमदार वो है, जनता उस पर कितना भरोसा कर पाएगी। हम ये भी जानेंगे कि दोनों दलों के कौन कौन से चुनावी वादे पूरे किए जा सकते हैं और कौन कौन से वादे पूरे करना मुश्किल नजर आता है। इस चर्चा में हमारे साथ पटना से 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हम इन मेहमानों के पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको बता दें कि आज जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो घोषणा पत्र में क्या कुछ खास बातें रही और कैसे इसको कंपैरेटिव तौर पर देखा जाएगा, इसका विश्लेषण भी होगा। तो किसान और कृषि, ये बीजेपी के इस मैनिफेस्टो की अगर बात कर ली जाए, इस घोषणा पत्र की बात कर ली जाए, तो किस तरीके से दमदार नजर आती है। सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, ये कहा गया है बीजेपी के घोषणा पत्र में। साथ ही साथ 1 लाख तक कृषि लोन ब्याज मुक्त होगा, यानी कि अगर किसानों को 1 लाख तक कृषि लोन दिया जाएगा तो उस पर कोई भी लोन उसे नहीं देना होगा, ये ऋण मुक्त होगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, ये भी भरोसा दिलाया गया है इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से। 60 साल बाद किसानों को, अगर किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बाद वो पेंशन का हकदार हो जाएगा, उसे पेंशन दी जाएगी। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने और कृषि ग्रामीण सेक्टर में 25 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। अब इस घोषणा पत्र को ऐसे भी समझिए कि इनके लिए कांग्रेस से ये बढ़त कैसे हासिल होगी, ये कैसे बता रहे हैं कि इनका जो घोषणा पत्र है वो ज्यादा लोगों के बीच सुर्खियां लेगा, वो ज्यादा दमदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, जबकि कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग से बजट बनाने की बात कही है अपने घोषणा पत्र में। किसानों को सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट में कांग्रेस आती है, तो ये भरोसा दिलाया गया है। और कृषि लोन अदा न कर पाने की स्थिति में किसानों के ऊपर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस का मामला यानी कि आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में। तो कृषि और किसान, जो कि बार बार चुनावी वक्त में हर पार्टी के एजेंडे में शामिल होता है, सबसे पहले उसे लुभाने की कोशिश की जाती है, तो ये तर्क और ये वादे और दावे के साथ पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने रखा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से तर्क दिए गए हैं कि देखिए, कृषि और ग्रामीण सेक्टर में 25 लाख करोड़ का निवेश जो है वो हम कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों को फायदा होगा। वहीं सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना जो है वो दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम उनके लिए रेलवे की तरह ही एक अलग बजट ही लाने वाले हैं, किसानों को सीधे तौर पर उसका फायदा और सहूलियतें हासिल होती हुई नजर आएंगी। और अगर किसानों को ऋण दिया जाता है, अगर वो ऋण उसे नहीं चुका पाते हैं, तो वैसी स्थिति में उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। तो देखिए, ये मैनिफेस्टो की वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर के आज जब जनता के सामने ये तमाम चीजें रखी गई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हम इन मामलों में कम से कम कांग्रेस से बेहतर हैं। गरीब को लेकर के बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। सभी गरीब परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो मुहैया कराएंगे, ये कोशिश भी है और किया भी जा रहा है, ये दावा है उनका। हर परिवार के लिए पक्का मकान, जो कि प्राथमिकता में शामिल है, ये हम करते हुए दिखेंगे, उपलब्ध उनको कराया जाएगा पक्का मकान। देश के सभी घरों में बिजली, पानी और शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि 20% गरीबों को न्याय योजना जो है उसका लाभ हासिल होगा। और कैसे हासिल होगा, तो 6,000 हर महीने उनको दिए जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपए महीने और 72,000 साल के। ये वो तर्क जो कि कह रहा है कि इसके मुकाबले में बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं रखा जनता के सामने, उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है, छलावा है। ये तर्क दिया जा रहा है कि गरीबों को छला जा रहा है, जो पहले वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। हालांकि मैनिफेस्टो को लेकर के ये संशय की स्थिति हमेशा जनता के बीच में बनी रहती है कि क्या मैनिफेस्टो सचमुच पार्टियों का आईना है, और अगर ये आईना है तो पार्टियां इस पर खरी उतरती हुई तो अब तक नजर नहीं आई हैं।
इसके साथ ही साथ शिक्षा की अगर बात कर ली जाए, जिससे आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखता है, उस पर कितना फोकस पार्टियों का रहा है। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों में सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि अब तक जितनी सीटें हैं क्या वो सीटें फुल हो पाई हैं। मैनेजमेंट, साइंस, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उतने ज्यादा छात्र जो हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे और इनका लाभ लेकर वो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ पाएंगे। 2024 तक 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोलने की बात भी कही गई है अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग खोलने की बात भी इसमें दोहराई गई है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा, जिसको लेकर के लगातार सवाल भी उठते रहे हैं कि अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं उन्होंने वादे तो जरूर किए हैं, लेकिन अभी होता हुआ धरातल पर बहुत कम नजर आता है। सीधे हम रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी, आपका भी। और हमारे साथ पत्रकार रवि उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या सचमुच पार्टियां जो मैनिफेस्टो में कहती हैं वो अगर उनका आईना है तो उस आईने में इनको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो सचमुच रियलिटी से इत्तेफाक रखते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल निखिल आनंद जी, कांग्रेस 2 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है, आज 8 तारीख है और 8 तारीख को आपकी तरफ से मैनिफेस्टो लाया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि 72,000 बनाम आप चूक गए, ऐसा कोई जवाब ला पाने में इस मैनिफेस्टो को, जिससे आप जनता को यह कह पाते कि देखिए 72 बनाम 75 वादे से वो संतुष्ट हो जाए? तो हम अपने मेहमानों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या पार्टियां सिर्फ जनता को छलावे में रखती हैं या मैनिफेस्टो सचमुच पार्टियों का आईना है। हमारा सवाल निखिल आनंद जी आपसे सबसे पहले। निखिल आनंद जी, क्या राहुल गांधी के 72,000 के वादे के जवाब में आप कोई ठोस जवाब दे पाने में चूक गए? बिल्कुल नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2-3 चीजें स्पष्ट कर दी है कि राष्ट्रवाद, अंत्योदय, सुशासन और भ्रष्टाचार रहित विकास, ये सारे काम, ये हमारा लक्ष्य है। हम इसकी बुनियाद पर देश को लगातार आगे ले जाने का काम करेंगे। 5 सालों में जो हमने जो काम किया है और उसके बाद जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने अपने भविष्य की योजनाएं और भविष्य में जो हमारा एजेंडा है उसको स्पष्ट तौर पर आलेखित किया है। एक बात और बता दूं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने मोदी के मन की बात भारत के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत 500 लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम हमने ओपिनियन मेकिंग किया है और पूरे देश से करीब 10 करोड़ लोगों का ओपिनियन लेकर अलग अलग क्षेत्रों में स्वशासन, सुशासन, ग्राम विकास, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, जो भी पब्लिक के ओपिनियन आए हैं उसको ही हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में रखा है। और ये जनता का विजन डॉक्यूमेंट है, कैसी सरकार चाहिए, अब तक जो काम हुए हैं उस पर उनकी क्या राय है और क्या बेहतरी हो सकती है, इन सब चीजों को हमने रखा है। और देखिए कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं। हमने अंत्योदय के सिद्धांत को स्पष्ट तौर पर उसमें आलेखित किया है और ये प्रलोभन देने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति गंभीर विषयों पर होनी चाहिए और विचारधारा की बुनियाद पर। तो निखिल आनंद जी, आप ये मानते हैं कि पार्टियां जो हैं, जो मैनिफेस्टो लाती हैं, वो कहीं ना कहीं जीतने के लिए कुछ भी कह दिया जाता है, उसमें सच्चाई से उसका कोई इत्तेफाक नहीं रहता है? जी बिल्कुल ऐसा होता आया है और हम तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये संकल्प पत्र है, हमारा कमिटमेंट पेपर है। तो फिर बीजेपी के इस मैनिफेस्टो पर जनता क्यों यकीन करे, कैसे यकीन करे? आखिर सवाल तो आपसे इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि 2014 में आपने भी बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट्स पर आप खरे नहीं उतरे हैं, जितने दावे आपने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो सवाल तो आपसे भी यही उठेगा कि आपका अगर विजन है तो उनका कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, 5 सालों की सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, कांग्रेस ने आजादी के बाद से असमान शिक्षा व्यवस्था, असमान स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था
और असमान जो आर्थिक संरचना, जो ढांचा तैयार किया, उसने सामाजिक व्यवस्था में असमानता पैदा की। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित किया जाए, और हमने इसी के तहत लोक कल्याणकारी योजनाएं, स्वच्छता, शौचालय से लेकर उज्ज्वला, उजाला, तमाम योजनाएं, हर घर बिजली, और ये तमाम योजनाएं सभी सेक्टर्स को हमने रिवाइव करने के लिए। चलिए राजेश राठौड़ जी से ही जान लेते हैं, राजेश राठौड़ जी से ही जान लेते हैं। राजेश जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि उनका विजन है, आपका कंफ्यूजन है। अब ये आप साफ करेंगे कि आखिर उनका विजन कैसे नहीं है और आपका कंफ्यूजन क्यों नहीं है। लेकिन जब बात आप कृषि और किसानों की करती हैं, जिसको लेकर के आप कहते रहे कि भाई अब तक वो छलाते रहे हैं, उनके लिए कुछ किया नहीं गया, सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे हैं, ये कुछ दिनों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और आप जो कह रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? जनता आखिर आप पर क्यों भरोसा करे? आपका बिल्कुल उचित सवाल है विभा जी, कि जनता हम पे विश्वास क्यों करे, हमारे घोषणा पत्र में जितने वायदे हैं इस पे जनता यकीन क्यों करे। हमारे नेता का विश्वसनीयता ही उनका एक प्रमाण है कि उन्होंने अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिनों के अंदर में किसानों का ऋण माफ करेंगे, जो हुआ नहीं, जो हमने 24 घंटे के अंदर किया। नंबर 1। हम नंबर दूसरी जगह जाते हैं कि आज तक कांग्रेस पार्टी जो भी अपने घोषणा पत्र में डाला है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करते हैं कि वो बताएं कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, लेकिन उससे पहले हम उन बिंदुओं पे जाते हैं कि सरकार देश में हमारी नहीं है, सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी के है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और पिछले बार हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार, वो मोदी सरकार में रहे, पूर्ण बहुमत में रहे, उनके कुछ वायदे जो उनके घोषणा पत्र में था, विभा जी आपके पास भी उपलब्ध होगा, शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए होंगे। जो प्रमुख चीज था, उन्होंने कहा था कि अदालतों की संख्या हम दोगुनी करेंगे। अच्छी बात थी, करनी चाहिए, केसों का निपटारा होता, बड़ी बात होती। उन्होंने कहा राजेश जी चलिए मान लीजिए जो होता रहा, आपने भी कहा कि 70 साल तक तो आपने भी शासन किया है, ऐसे में तब में क्या बदला? आखिर उस समय अगर इतनी स्थितियां सुधरी होती तो आज ये हालात नहीं होते। कई तरह के सवाल उठेंगे पक्ष और विपक्ष की तरफ से, लेकिन जब बात हम कर रहे हैं, अगर आपकी तरफ से ये घोषणा की जाती है कि गरीबों के लिए न्याय योजना हम शुरू कर देंगे, 6,000 रुपए उन्हें दे दिया जाएगा, हमारा सीधा सवाल आपसे है, जनता ये जानना भी चाहती है कि आखिर इतने लंबे चौड़े जो वादे आप कर रहे हैं, उसको आप विजुलाइज जो कर रहे हैं, उससे कैसे ग्राउंड पर लाएंगे? वादे करना एक बात है, उससे धरातल पर लाना दूसरी बात है। वो पैसे कहां से आएंगे, कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह की तैयारी आपकी है, कैसे जनता को ये कन्विंस कैसे करेंगे आप? बिल्कुल, हम उसी जगह जाते हैं विभाजी। कुछ वायदे हम 2004 के अपने घोषणा पत्र में नहीं किए थे, कुछ वायदे हम 2009 के अपने घोषणा पत्र में नहीं किए थे, तब भी हम देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए किए। हम आरटीआई का घोषणा पत्र में नहीं डाले थे, हम मनरेगा का नहीं डाले थे। जब मनरेगा आया था तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया था कि इतने लोगों को बेरोजगार कर देंगे, निकम्मे बना देंगे, बैठा के कांग्रेस खिलाना चाहती है। लेकिन सोनिया गांधी जी का यह उद्देश्य था कि देश से भूखमरी खत्म हो, पहले तो पेट भरे, उसके लिए मनरेगा आया, आज सबका पेट भर रहा है। जब हम 70,000 करोड़ सिर्फ मजदूरी करा के लोगों का पेट भर जाए, ये उपलब्धि मान रहे हैं? अब चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये हमारा जीवन स्तर सुधर गया है? नहीं विभाग, मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसी जगह जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहा, मैं कहा कि संपूर्ण भारत एकदम भारत पूर्ण हो गया। मैं ये कहा कि तत्कालिक चीजों का निदान जो भूखमरी देश में था उसको पूरी तरह सोनिया गांधी जी ने खत्म किया, वो मनरेगा लाके। दूसरी बात, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, ऋण के बोझ से दबे थे, तो 2009 से पहले 70,000 करोड़ रुपया किसानों के ऋण माफ किया गया यूपीए 1 में। उसके बावजूद भी आत्महत्याएं नहीं रुकी, उसके बाद भी आत्महत्याएं नहीं रुकी, और इसका दावा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है कि आज उन्हें 72,000 दे दिया जाए, उनके लिए तमाम योजनाएं ला दी जाए, इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं पर रोक लग जाएगी। रवि उपाध्याय जी से हम एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। रवि उपाध्याय जी, चूंकि आप पत्रकार हैं, विश्लेषण तमाम चीजों का आप करते हैं, पार्टियों के इस मैनिफेस्टो को क्या आप यथार्थ से जोड़ते हैं या सिर्फ ये चुनाव जीतने के लिए एक स्टंट है?
विभा जी मुझे 1 मिनट और दे दिया जाए। मैं ये कह रहा था कि ये बात मैं कहा कि किसानों की आत्महत्या उसके बाद नहीं रुका। अभी जो 3 राज्यों में किसानों के ऋण माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा और अच्छा ही कहा था कि किसानों का तत्कालीन ऋण माफ करने से तत्कालिक निदान हुआ है। कितने किसानों का ऋण माफ हुआ है ये आपके मुख्यमंत्री ने ही जारी करके आंकड़े बताए कि आखिर जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उसमें कितना इंप्लीमेंट हो पाया। रवि उपाध्याय जी से हम रिएक्शन ले लेते हैं। रवि उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे वही है कि जो दावे पार्टियां मैनिफेस्टो ला करके सामने रखती हैं वो चुनाव के बाद तो हवा हवाई हो जाती है, फिर कोई उस पर चर्चा भी नहीं करता। ये भी अगली बार चुनाव में आने से पहले ये कोई कहता नहीं कि हमने इतना किया पूरा, इसलिए हम आपके सामने दोबारा आए हैं। देखिए, चुनाव के समय जब भी आप चुनाव देखेंगे, जब भी चुनाव होता है तो सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लंबे चौड़े वादे निश्चित तौर पे करते हैं और इसी को लेकर के वो चुनाव मैदान में जाते हैं, जिसको विजन डॉक्यूमेंट्स करिए, अनाउंसमेंट करिए, जो भी पार्टी का जो भी होता है वो वचनबद्ध, प्रतिबद्धता, तरह तरह का लोग नाम देते हैं और वो करते हैं। जनता बेचारी इसी में फंसी पड़ी रहती है, सोचती है कि हमको ये मिलेगा, ये मिलने वाला है, ये लाभ होने वाला है, लेकिन अब उसके बाद तो सच्चाई सबके सामने आती है क्या होता है। लेकिन इसी में को भुनाने का प्रयास एक तरह से होता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसको पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है करती हैं, उसको कुछ तक जो दिखने दिखाने का होता है उस प्रयास में ये लोग करते हैं। लेकिन रेस्ट तो जनता समझती है बेचारी, तो वो कर क्या पाएगी। फिर 5 साल के बाद फिर वो कुछ इसी तरह का कुछ लोक लुभावन वादा होता है और फिर वो आते हैं घोषणा पत्र लेकर के। अब देखिए, आप कई बार देखिएगा, मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जहां पर आप देखेंगे कई बार ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो कि धरातल पे नहीं आई हैं। वो यही तो सवाल है रवि जी, यही तो सवाल है कि आखिर पार्टियां ये दावे करती हैं और ये जानती हैं कि अगली बार फिर मैं इन्हीं जनता के सामने पहुंचूंगा, फिर कुछ नया वादा करूंगा और जनता उस पर यकीन करके एक बार फिर से इन्हें सत्ता दे देगी। निखिल आनंद जी, स्वास्थ्य के सेक्टर की बात की जाए तो आपने आज घोषणा पत्र में ये कह दिया कि देखिए 75 नए मेडिकल कॉलेज, क्या कुछ खास बातें रही स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 75 नए मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई। 1400 लोगों को पर एक डॉक्टर का अनुपात, जो ये एक आइडियल अनुपात है, वो रखने की बात कही गई है। 2022 तक देश के हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा पहुंचा दी जाएगी। 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। आइडियल लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वहीं कांग्रेस के अगर तर्क की बात की जाए तो हेल्थ केयर में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर जोर नहीं होगा। हालांकि ये तर्क उनकी तरफ से दिया जाता है कि सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सरकारी अस्पतालों की सुविधा बेहतर की जाएगी। रोजगार पर आ जाते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि रिटेल सेक्टर में नेशनल पॉलिसी बनाकर रोजगार के लाखों अवसर पैदा किए जाएंगे। 22 उत्कृष्ट क्षेत्रों की पहचान कर रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। रक्षा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में रोजगार पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं उत्तर पूर्व में उद्यमशील उत्तर पूर्व योजना लाकर रोजगार सृजन की जाएगी। वहीं रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देकर रोजगार पैदा किए जाएंगे। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि 2020 तक देश भर में खाली जितने 22 लाख सरकारी पद हैं उन्हें भर दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा योजना में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दी जाएगी। तो मेरा सवाल निखिल आनंद जी आपसे ही, ये तमाम वादे, ये तमाम तर्क आपके चुनाव के वक्त में क्यों आते हैं? 5 साल का वक्त था, इससे पहले भी हो सकता था, अभी तक लोगों को रोजगार मिल गया होता, फिर आपको जनता के पास जाकर ये कन्विंस नहीं करना पड़ता कि देखिए हमने रोजगार के लिए भी आपके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की हैं। आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज खोलने की, जो पहले से खुले हुए हैं वहां पर कई रिक्तियां हैं, वो फिल नहीं हुई हैं। देखिए, देश की आजादी के बाद कई लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने आईआईटी स्टार्ट किया, आईआईएम और कई तरह के चीजें, लेकिन ये सारे एक्सक्लूसिव सेंटर्स थे जो देश के गिने चुने शहरों में थे। इन एक्सक्लूसिव सेंटर्स को प्रो पीपुल सेंटर्स में डिसेंट्रलाइज करने का काम अगर किसी ने किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जितने आज आप देखिए कि 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिहार में है, आईआईएम है, निफ्ट है, ये जमाने का है दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और आज अगर दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या नरेंद्र मोदी जी की देन है किया था,
उसी का ये परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी अब 5 साल में उसको पैसे तक नहीं दिए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी अब 5 साल में दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पैसे तक नहीं दिए हैं। और अगर इनके पास डाटा है तो पता है बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक नॉर्थ एक साउथ में। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है पैसे देना बंद हो गए हैं। रवि जी भारत योजना निखिल आनंद हो या राजेश राठौर हो, उनके तर्क पार्टी के लेवल पर हैं, लेकिन जनता के दृष्टिकोण से बात की जाए तो क्या नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छलावा किया जाता है, बड़े दावे और वादे किए जाते हैं? आखिर ऐसा आप क्या कर देंगे जो आने वाले 2020 या 2022 में आप जितनी रिक्तियां हैं वो अचानक से आप फिल कर देंगे? देखिए, रिक्तियों को फेज वाइज मैनर में हम दूर करेंगे और हमने कोशिश की भी है, लेकिन इस तरह से इतने बैकलॉग हैं कि अचानक पूरी व्यवस्था को हम ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। हमने सतत प्रयत्न किया है। और लेकिन ये दावा तो राजेश राठौर जी कर रहे हैं। राजेश राठौर जी अपने मैनिफेस्टो में ये दावा कर रहे हैं कि देखिए भाई, हम सत्ता में आए तो 2020 तक जितनी भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को फिल कर दिया जाएगा। तो आखिर वो कौन सा जादू की छड़ी इनके पास है कि वो रिक्तियां फिल हो जाएंगी? हमने पेंशन की जो व्यवस्था की है, हम सेल्फ रिलायंट लोगों को बना रहे हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट, गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते हैं। रवि जी, रवि जी, क्या ये डिपेंडेंसी बनाने की कोशिश है? क्या लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? लोग एक बार फिर से इन लोक लुभावन वादों में उलझ जाएं, फिर जो उनके हक और हुकूक की बात है वो कहीं पीछे छूट जाए, यही कोशिश दिखती है मैनिफेस्टो में? जी देखिए, वो नहीं, ये सीधे तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये जो भी चुनाव के समय जो लोग घोषणा पत्र आता है उसमें बड़े बड़े वादे होते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप वादे देखने से आपको स्पष्ट नजर आएगा कि अगर एक भी वादा उसमें से 2-4 वादा भी पूरा हो गया तो जन कल्याण की कई सारी योजनाएं शुरू हो जाएंगी और माने क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर उसको अगले संशय है और फिर अगले 5 साल के लिए वो कहा जाता है कि अगले 5 वर्ष में हम आएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। वो सभी पार्टियों का है, ये कोई एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य रवि जी की हर पार्टी आती है और आज किसी ने 4 वादे किए तो आने वाली दूसरी पार्टी कहती है कि 4 नहीं, मैं 8 कर दूंगा। हालांकि वो 4 पिछला पहले से ही बैकलॉग रहता है और 8-4 नए उसमें जुड़ जाते हैं। पेंशन की दावे की गई है, पेंशन की बातें की गई हैं। ये कहा गया है कि जो किसान 60 साल की उम्र पार कर जाएंगे उनको भी पेंशन मिलेगा। ऐसे छोटे व्यापारी जिनकी आय कम है उनको भी पेंशन मिलेगा। आखिर ये क्राइटेरिया क्या होगा? कैसे ये अर्हता प्राप्त करेंगे? ये कैसे जानेंगे कि इन लोगों को ये पेंशन हासिल करने का अधिकार है, इन लोगों को ये मिल सकता है? इसके लिए कुछ रवि जी, पार्टी जो लोगों ने, मेरा सवाल आपसे है रवि जी। हाँ, मैं ही बोल रहा हूं। ये देखिए, छोटे दुकानदारों और किसानों को जो पेंशन देने की बात कही गई है, ये इसके लिए कुछ रोड मैप तैयार किया गया होगा, कैसे करना है, कैसे करना है। चलिए पूछ लेते हैं निखिल आनंद जी, क्या रोड मैप है आपके पास? आपको लगता है कि अगर जनता आपको एक बार फिर से सत्ता में लाती है तो आप जो ये वादे कर रहे हैं इसके बाद जब आप फिर सामने जनता के होंगे तो उस वक्त ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हमने एक लक्ष्य रखा है फेज वाइज मैनर में। हमने कोई लोक लुभावन नारे नहीं रखे हैं कांग्रेस की तरह। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, जो इनकम गारंटी की योजना जो ये लाने की बात कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि 3,60,000 करोड़ कहां से लाओगे भाई? लेकिन हमने बड़े ही सोच समझ के बातें रखी है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं कि खेत मजदूर जो ये 5 साल में आप वो अभी तक समझ नहीं पाए थे, अब 5 साल आप और मांग रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप उसे पूरा कर पाएंगे। देखिए, हमने कई सारी योजनाएं जो लाई है। आयुष्मान भारत योजना इतनी बड़ी योजना है। आप देखें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए मुद्रा योजना के तहत जितने लोन देश में मिले। राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी को नहीं समझ रही हैं। राजेश राठौर जी, क्या बीजेपी हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानती रही है? ये कहती रही कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या आपके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि नहीं है? मैडम, भारत के एक नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार का सिर्फ काम घोषणा का नहीं होता है, सिर्फ वचन बोलना नहीं होता है। मैं मात्र 2-3 सवाल हैं हमारे
क्या इन्होंने पिछले 2014 में जो वायदे किए थे एक भी पूरा किए? उसका नाम बताएं। इन्हीं का है कि 100 स्मार्ट सिटी, 100 पिछड़े जिले को हम डेवलप जिला बनाएंगे, हम न्यायालय की संख्या दोगुना करेंगे और सब चरणों में होने वाले सीटों का चुनावी विश्लेषण कर चुके हैं। आज से हम तीसरे चरण में चुनाव होने वाली सीटों का एक एक कर चुनावी विश्लेषण करेंगे। तो आज हम अररिया लोकसभा सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अररिया लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर एक दूसरे को चुनावी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह और उनके सामने हैं सरफराज आलम आरजेडी के प्रत्याशी। यहां पर प्रदीप सिंह का सियासी सफर भी जानना बेहद जरूरी है कि अब तक उनका सियासी सफर कैसा रहा है। तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के कर्मठ कार्यकर्ता वो रहे। 2000 में तस्लीमुद्दीन विधानसभा का टिकट नहीं दिला पाए और इससे नाराज होकर अररिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। पहली बार चुनाव में ही दूसरे नंबर पर वो रहे और 2005 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार अररिया से विधानसभा पहुंचे। 2009 में बीजेपी ने अररिया लोकसभा का टिकट दिया। प्रदीप सिंह अच्छे अंतर से यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए, सांसद बने और बीजेपी में अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बिहार बीजेपी कार्य समिति के मौजूदा सदस्य भी हैं। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक होते हुए किराए के मकान में रहते हैं, जो उनकी छवि को और ज्यादा लोगों के बीच कनेक्ट करता है। तो सरफराज आलम का सियासी सफर भी देख लीजिए। सरफराज आलम चूंकि इनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, तो तस्लीमुद्दीन से राजनीति जो है उन्हें विरासत में मिली है। 1990 में राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की और जनता दल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका उन्हें हासिल हुआ। पहले चुनाव में सरफराज को महज 18,000 वोट ही मिले थे। 1996 में जोकीहाट उपचुनाव में जीतकर पहली बार विधानसभा वो पहुंचे और 2000 में अगर बात की जाए तो आरजेडी के टिकट पर जोकीहाट से एक बार फिर से विधायक जनता ने उन्हें चुना और बनाया। बिहार सरकार में सुधार एवं राजस्व राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी महती भूमिका अदा की और 2010 में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव वो जीते। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर रिकॉर्ड जीत यहां से दर्ज की, जबकि 2018 में मरहूम पिता की सिटिंग सीट पर उपचुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। तो अररिया लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस यहां आरजेडी नजर आ रहा है। और अररिया लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो किसका बोलबाला अब तक कितनी बार रहा है, यानी कि इतिहास पर भी नजर डालें। कांग्रेस की बात की जाए तो 1967 में जीत की शुरुआत, 1971, 1980 और 1984 तक सिलसिला जारी रहा। वहीं जनता दल के खाते में भी 3 बार यहां पर जीत गई। 1989, 1991 और 1996 में बीजेपी ने यहां पर 3 बार जीत दर्ज की, जिसमें 1998, 2004, 2009 है, जबकि आरजेडी को भी यहां पर 3 बार जीत हासिल हुई। 1999, 2014 और 2018 में भारतीय लोक दल के खाते में भी एक बार जीत यानी कि विजयश्री गई है 1977 में। 2014 में हार और जीत का अंतर क्या रहा था अररिया लोकसभा सीट पर, तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन आरजेडी की तरफ से उन्हें 41.81% लोगों का वोट हासिल हुआ, जबकि प्रदीप कुमार सिंह को बीजेपी की तरफ वो कैंडिडेट थे, उन्हें 26.80 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। जीत का अंतर 15.1% रहा। अच्छा खासा मार्जिन जो था तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी से बनाया था। तो उपचुनाव में हार जीत का अंतर 2018 में क्या रहा अररिया लोकसभा सीट पर, वो सरफराज आलम जो कि आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में थे अपने पिता की जगह पर, वहीं उन्हें 49.15% वोट हासिल हुआ, जबकि प्रदीप कुमार सिंह को आरजेडी की तरफ बताते चले कि बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में और उन्हें 43.19% वोट ही हासिल हुआ। और इस तरीके से जीत का अंतर जो है वो 5.96% रहा, यानी कि प्रदीप कुमार सिंह ने इस अंतर को काफी हद तक पाटने की कोशिश की, जो कि 15 से घटकर 5.96% तक पहुंच गई। किसको कितने वोट फीसदी मिले अगर इन अलायंस में भी इसे जोड़ दिया जाए तो अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी और जेडीयू के वोट प्रतिशत पर नजर डालिए। 26.80% वोट हासिल हुआ था बीजेपी को, जबकि जेडीयू को 22.73%। 2014 में दोनों अलग अलग थे और इन दोनों के वोट प्रतिशत को जोड़ने के बाद ये स्थिति नजर आती है। महागठबंधन की बात कर ली जाए तो आरजेडी को 41.81% वोट हासिल हुए थे। तो उपचुनाव में कितने फीसदी वोट पड़े अररिया लोकसभा सीट पर, तो लोकसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी को यहां 43.19% वोट हासिल हुआ, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार को 49.15% वोट हासिल हुए। गठबंधन दलों का संयुक्त वोट प्रतिशत जो कि बहुत कुछ हार और जीत को तय करता है, उस पर नजर डाला जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान
एनडीए को 49.53% वोट हासिल हुआ। अगर दोनों वोट प्रतिशत जुड़ गए तो और महागठबंधन की बात कर ली जाए तो 41.81% का वोट प्रतिशत और अंतर नजर आता है। गठबंधन दलों का संयुक्त वोट प्रतिशत इस रूप में एनडीए के पास 43.19 और महागठबंधन के पास 49.15% का दिख रहा है। और हमारे साथ इस वक्त चुनाव विश्लेषक रवि उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, माई समीकरण की बदौलत क्या आरजेडी का पलड़ा आपको भारी लगता है या उसकी स्थिति मजबूत लगती है, या प्रदीप सिंह का अपना व्यक्तिगत कद उन्हें कड़ी चुनौती जरूर पेश कर? देखिए विभा जी, प्रदीप सिंह जो हैं भाजपा के, वहां वो लंबे समय से वहां पे अपना लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, बने रहते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन समझना ये होगा कि वो वहां अररिया लोकसभा सीट में जो चुनावी क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा है। तो 6 विधानसभा में 2 विधानसभा ऐसा है जहां मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां जैसे आप जोकीहाट और अररिया, इसमें ये मुस्लिम बहुल इलाका ही इसको माने आप समझ लीजिए, इसमें बहुत ही इसमें डेंसली पॉपुलेटेड है ये। और ये जो 4 विधानसभा और जो रेस्ट बच गए हैं उसमें एक नरपतगंज है विधानसभा, जिसमें कि पिछली बार जो है सो बीजेपी के एमएलए भी वहां से जीते हैं और अच्छे मत से जीते हैं वहां, संभवतः जहां तक हमें याद पड़ रहा है। तो वो अच्छी पकड़ है। लेकिन वो जो 2 विधानसभा है वहां पे जो वोट का पोलिंग और परसेंटेज होता है वो काफी होता है। आप देखिएगा उठा करके, तो उसमें एक तरफा वोट, बिल्कुल 45% से ज्यादा मुस्लिम और यादव वोटर हैं, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते रहे हैं कि अगर ये एक तरफ होते हैं तो एक अच्छी खासी मार्जिन, और कहीं ना कहीं ये माई समीकरण जो है वो एक पार्टी विशेष के पक्ष में जाती हुई दिखती है। तो क्या ये माइलेज है इस वक्त आरजेडी के पास? हाँ, नहीं, माइलेज तो इसमें है। ये उनके सरफराज जी के पिता तस्लीमुद्दीन साहब का वो अपना उनका गढ़ है, वो उसमें सेंधमारी कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखिएगा बाई इलेक्शन में भी जो हुआ था 2018 में, उसमें भी सरफराज आलम ने बहुत माने अच्छे ढंग से और कंफर्टेबल वो तरीके से वो जीत गए थे वहां, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि जदयू जो है सो इस बार साथ में है। तो जदयू जब साथ में है तो ये जो मुस्लिम का जो वोट है वो कितना अपने पाले में एनडीए रख पाता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये अगर यदि उसको थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो ये प्रदीप सिंह जो है वो वहां पे आप देखिएगा कि गंगवार जाति से है, अति पिछड़ा जो है वहां पर एक वो गंगवार जाति है, उसकी भी संख्या वहां पे है। तो वो उसका भी वोट इनको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो वो उस जाति की पकड़ है वहां, उस जाति के भी लोग हैं वहां। लेकिन अब यही है कि मुस्लिम को अगर तो सवाल तो फिर घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है रवि जी, फिर सवाल वहीं पहुंचता है कि ये दोनों ही तरफ में कुछ न कुछ प्लस पॉइंट नजर आते हैं। अगर माई समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को, वहीं जेडीयू चूंकि अब इस बार बीजेपी के साथ है, 2014 में ऐसी स्थिति नहीं थी, और साथ ही साथ तो खुद प्रदीप सिंह का अपना कद भी जो वहां पर उन्होंने लोगों के बीच में बनाया हुआ है। ऐसे में आपके लिहाज से, आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे से किसका पलड़ा भारी? देखिए अभी पलड़ा भारी और हल्का कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि देखिए दोनों ही वे एक तस्लीम साहब के बेटे हैं और वो वहां से जोकीहाट से लगातार विधायक भी रहते आए हैं सरफराज आलम, और इधर प्रदीप सिंह भी पहले एमएलए हुआ करते थे, प्रदीप सिंह भी उससे पहले पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी भी अपनी छवि है, पहचान है, एनडीए के उम्मीदवार हैं। साथ में इस बार जदयू भी उनके साथ है, तो जदयू के साथ रहने से जरूर निश्चित तौर पे उनका मनोबल जो है सो ऊंचा है कि चलिए इसके लिए इंतजार करना होगा रवि जी कि 23 मई को जनता क्या कुछ फैसला सुनाती है, सब कुछ साफ होता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि उपाध्याय जी, चुनाव विश्लेषक। और अब बात है नेता ऐप की। जी हाँ, ये नेता ऐप के थ्रू हम लोगों से जुड़कर उनसे अपने नेता के बारे में कैसी उनकी धारणा है, उनके काम को वो कैसे देखते हैं और उनके नाम को वो किस रूप में देखते हैं, ये सवाल जब हमने उनसे पूछा तो उनके क्या कुछ रिएक्शंस रहे, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, वो भी देखिए। आप किसके मैनिफेस्टो को अधिक रेट करते हैं? जब ये सवाल पूछा गया जनता से तो बीजेपी के मैनिफेस्टो को लोगों ने 60.22% वोटिंग प्रतिशत दी और कांग्रेस के पास सिर्फ 39.78% लोगों ने उनके मैनिफेस्टो पर भरोसा जताया। क्या बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र से बेहतर है? ये सवाल पूछने पर जनता का क्या कुछ रिएक्शन था वो वोट प्रतिशत के माध्यम से देखिए।
तो हाँ में 51.45% लोगों ने अपना जवाब दिया, जबकि ना में 48.55% लोगों ने। पिछले चुनाव में क्या एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा किया? इस सवाल पर हाँ में जवाब देने वालों की संख्या 40.85% रही, जबकि ना में 59.15%, यानी कि लोगों को इस बात पर पिछली बार के एनडीए के घोषणा पत्र में किए वादों को लेकर के परेशानी और कहीं न कहीं संशय की स्थिति थी, जिसके बाद ये इस तरीके के वोटिंग लोगों ने की है। बिहार के युवा किस गठबंधन को सपोर्ट करते हैं? इस सवाल पर एनडीए को लेकर 62.91% लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की, जबकि यूपीए को लेकर 37.09% लोगों ने जवाब दिया। झारखंड के युवा किस गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? झारखंड में युवाओं से जब यह सवाल पूछा गया तो इन युवाओं का जवाब किस रूप में आया वो आपके सामने है। एनडीए के फेवर में 54.63% लोगों ने जवाब दिया, जबकि यूपीए को लेकर 45.37% लोगों ने कहा। प्रतिबद्ध पत्र के नाम से आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हुआ। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में जहां आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात कही, वहीं हर हाथ को काम का वादा भी किया, लेकिन घोषणा पत्र में सवर्ण आरक्षण का कहीं जिक्र नहीं, जिसकी आलोचना विरोधी कर रहे हैं। पटना पार्टी दफ्तर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे प्रतिबद्ध पत्र नाम दिया गया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में तमाम लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है आबादी के अनुपात में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन, 200 पॉइंट रोस्टर को संवैधानिक संरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए सार्थक कदम, 2021 में हर जाति की जनगणना सुनिश्चित करेंगे, बिहार के लोगों के पलायन पर रोक लगाएंगे, बिहार में विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचाएंगे, रोजगार को बढ़ाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे, बहाली को मॉनिटर और तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, कम से कम 6% शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे, कांग्रेस के न्याय योजना को पूरा समर्थन देंगे। राजद दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित सुनिश्चित करेगा। राजद अल्पसंख्यक समुदाय के पसमानदा समुदाय के लिए विशेष तौर पर उनकी सर्वांगीण उन्नति और हिस्सेदारी को प्रतिबद्ध है। तमाम तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।